And a very warm welcome to the show. LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के नाम ECL में डाल दिए गए। नैब की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि इन अफराद पर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने, गैर कानूनी और करप्शन के तरीकों को इस्तेमाल करने का केस है, लिहाजा उनके नाम ECL में शामिल किए जाएँ। इस केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं। LNG टर्मिनल केस क्या है, इस पर हमने पहले भी बात की, उस वक्त भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें जवाब दिया था एज पेट्रोलियम मिनिस्टर। आज भी हमारे साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच। एक नजर डाल लेते हैं जो नैब कह रहा है। दिन आई नो यू हैव आंसर्ड इट मेनी टाइम्स, एक दफा रीकैप दोबारा कर लेते हैं। 6 जून 2018 को चेयरमैन नैब ने इसकी तहकीकात की मंजूरी दी थी। साबिक वजीर आजम पर यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर इल्जाम ये लगाया है कि कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। LNG टर्मिनल का ठेका 15 साल के लिए क्यों दिया है। इस केस में वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी नैब में दस्तावेजात जमा करवाई थी, जिसके मुताबिक टर्मिनल 1 का ठेका $2,72,000 रोजाना के हिसाब से दिया गया। दूसरा ठेका इकबाल जट अहमद को महंगे दामों दिया गया। एक ठेका 13.37% पर, जबकि दूसरा 11.62% पर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी तहकीकात के लिए कई मरतबा पेश हो चुके हैं, जहां उन्हें 75 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। सो दिस इज अ रीकैप एंड आई नो यू विल से कि मैं इसका कई दफा जवाब दे चुका हूं, लेकिन टॉक शोज में भी अब 75 सवालात के जवाब भी जमा करा चुके हैं। ये मामला तूल क्यों पकड़ता चला जा रहा है? इसका मुझे इन मामलात का नहीं पता कि तूल की क्या बात है। बात बड़ी सीधी है। LNG की हमें जरूरत थी, एक टर्मिनल लगा। दुनिया में कोई 40-50 टर्मिनल लगे हुए हैं। राइट। हमारा सबसे सस्ते हैं, दोनों हमारे टर्मिनल सबसे सस्ते हैं। ठीक है। अब अगर किसी को समझ ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? इल्जामात को लगाना चाहे तो क्या कर सकता हूँ? मुझे सवालनामा दिया, मैंने कहा यार कोई डॉक्यूमेंट भी दें, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। सवाल पूछते हैं कि है क्या, कैसे होता है, कैसे चलता है। मैंने कहा देखिए ये सब चीजें गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में जवाबात मौजूद हैं, आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दे दें, भर दें। तभी आप कैसे तालीम बालिगां के लिए मुझे जी है क्या। देखिए जब किसी को पता रहो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बजाय इसके कि हम इस बात का एतराफ़ करें कि इतनी बड़ी सक्सेस पाकिस्तान ने हासिल की है। ये 2005 से लेकर 2013 तक हुकूमतें लगी रहीं, 8 साल कुछ ना कर सकें। हमने 20 महीने में LNG की पूरी सप्लाई चेन क्रिएट कर दी। पाकिस्तान को आज कम से कम $2 अरब सालाना का कैश फायदा होता है। मैं सिंपल सी बात बता देता हूं, जो बिजली आप 1 रुपए तेल से बनाते हैं, 1 रुपए की LNG उससे डबल बिजली बनाती है। ठीक है। अब नुकसान का खदशा है कोई? राइट। ठीक है, ये फैसला हो गया। राइट। अब कैसे लगा? टर्मिनल लगा टेंडर के जरिए। ठीक। कंपैरेटिव टेंडर था। दुनिया की चीपेस्ट प्राइस आई। चीपेस्ट प्राइस दुनिया में हमारे टर्मिनल की है। एक टर्मिनल 47 सेंट से कम है, एक 42 सेंट का है पर MMBTU। MMBTU जो बिजली का गैस का रेट, गैस का यूनिट इस वक्त तकरीबन $9 MMBTU का बिक रहा है। ठीक है। उसमें से सिर्फ 47 या 42 सेंट टर्मिनल के हैं रीगैसिफिकेशन के। राइट। वो जो टर्मिनल है बिड के जरिए प्राइस हासिल हुई। अब इस पैसे में से 5 सेंट पोर्ट कासिम अथॉरिटी की फीस है। ठीक है। कुछ और टैक्सेस भी हैं। राइट। दुनिया में इससे सस्ता टर्मिनल नहीं है। अभी बांग्लादेश ने टर्मिनल लगाया है, वो तकरीबन 65 सेंट में लगता है। ठीक। जो इंडिया में लगे हैं वो $1 से ऊपर के हैं। So 75 क्वेश्चंस, उनमें क्या क्या पूछा ना आपने? मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद ही पढ़ने में आपको भेज देता हूँ। मैंने 35 वाला जो हिस्सा था वो जमा करा दिया। ठीक है। दूसरे का मैंने कहा कि ये मैंने मिनिस्ट्री से बहुत कोशिश की, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। फिर मैंने नैब को कहा मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दें, दो मैं आपको जवाब बना के। चाहिए था आपको? एक जो उसका LSA होता है, ठीक है, जो यानी LNG सर्विसेज एग्रीमेंट उसे कहते हैं, और एक मैंने कहा जो टेंडर डॉक्यूमेंट थे, क्योंकि सवालात सारे उसके मुताल्लिका थे। ठीक है। तो मैंने कहा ये 2 डॉक्यूमेंट दे दे, मैं आपको 3-4 दिन में जवाब बना के दे दूंगा। वो उन्होंने कल परसों मुझे दे दिए, तो मैं इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक जवाब। So you've answered 35 questions, बाकी अभी आपने दे दिए, बाकी 40 रह गए, वो भी सब तालीम बालिगा वाले सवाल हैं, इसी किस्म के सवाल। लेकिन क्योंकि ECL में नाम आ गया,
ईसीएल में कोई वजह नहीं थी। मैं खुद हैरान हूं कि ईसीएल में नाम उसका डालते हैं जो शामिल तफ्तीश ना हो या जिसके भागने का खदशा हो। हमने तो हमेशा शामिल तफ्तीश भी रहे हैं। मैं मुल्क से बाहर था जब मैंने सुना कि मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया गया। You were abroad. जी, तो मैं वापस आ गया। Right. तो ये ना कह के भाग गए। सही। तो मेरे भागने का ना खदशा है। और ये एक अजीब इत्तेफाक है मुल्क में कि जितने प्राइम मिनिस्टर जिंदा है सवाए ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के जो बेचारे बहुत बीमार हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, सारे ईसीएल पर है और सब पर नैब के मुकदमे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जमाली साहब को फंसवाना चाहते हैं। तो मैं उसमें आखिरी एडिशन हूँ। ओके, सो यू आर सेइंग कि ये वेरी इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना कि इमरान खान साहब अगले इमरान खान साहब हो गए, बता दो मैं आपको। उनके ऊपर भी बन जाएगा मुकदमा। लेकिन आप लोगों ने तो अपनी हुकूमत में भी बड़े मुकदमे बनवाए हैं। हमने किसी पर नहीं बनाया मुकदमा। हनीफ अब्बासी साहब मुकदमा लेके गए थे, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी मुकदमे तो उनके भी चलते रहे। जाते रहते, अपनी मर्जी है उनकी, बाकी अदालतें फैसला करती है, ये नैब करता है। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी 8 साल ईसीएल में गुजारे हैं, मैं ये भी गुजार लूंगा। बात ये है, बदनामी मुल्क की होती है। राइट। लोग पूछते हैं वज़ीर आज़म साहब, हमें लोग बुलाते हैं ठीक कॉन्फ्रेंसेज में पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए। अभी मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था। राइट। अब वो लोग सारे पूछते हैं, हम कहते हैं हम ईसीएल में नहीं आ सकते, माजरत जाते। तो बदनामी मुल्क की होती है। बहरहाल ये शौक भी पूरा कर लें। ईसीएल पर है कोई गिरफ्तारी का खतरा भी है? जी, गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी का खतरा हमेशा नैब में रहता है, किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको कोई कन्वे किया गया कोई मैसेज इस हवाले से? मैंने पूछा यहाँ कोई मैसेज किसको कन्वे होता है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो मुल्क का था, आपने उसको नैब में बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। ठीक। 70 दिन आपने रिमांड में रखा, जेल भेज दिया और कोई इल्जाम आज तक नहीं लग पाया। इस बात को 6 महीने गुजर चुके हैं। राइट। सो बेल कराने का भी नहीं सोचा? कौन पूछने वाला है? जो मर्जी करें। बेल कराने का भी नहीं सोचा? नहीं, मैं बिल्कुल बेल में यकीन नहीं रखता। गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार कर लें, ये शौक भी पूरा कर लें। गिरफ्तार करेंगे तो आप बेल नहीं लेंगे? मैं उसके बाद लीगल प्रोसेस में अगर कोई हुआ तो मैं शुरू करूंगा, वो मेरा राइट है। ठीक है। बट मैं प्री अरेस्ट बेल में कोई कायल नहीं हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर साफ, मुतमईन है, हाथ साफ है। नैब ने जो करना है कर ले। ओके, यू आर सेइंग कि उस तरफ आपने नहीं जाना है। आपकी जो आपके बाद जो आए, इनफैक्ट आप उनके प्रीडिसेसर हैं, पेट्रोलियम के मिनिस्टर यहाँ पर जो खान साहब के थे, उनको उन्होंने हटा दिया है। आपके ख्याल से ठीक किया है? देखिए, मुझे नहीं पता, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता है। लेकिन उन पर जो नई वज़ीर इत्तलात मोहतरमा आई हैं, उन्होंने कहा है कि इन्होंने डाका मारा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि फलाने वजीर ने डाका मारा है, नाम लेकर। वो कहती है मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया आप बयान सुन ले। मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि इन्होंने गैस के बिल जो हैं उनमें तब्दीली की, उनको ऊपर नीचे किया और डाका मारा। What do you think? आपको अच्छी तरह पता है वहाँ क्या हुआ? माफी मांगी उन्होंने, गलती हो गई। बिल्स के अंदर क्या हुआ था? बिल्स के अंदर देखें, मैंने आपके प्रोग्राम पे भी कहा था, 2 अफसर ये मिनिस्ट्री के भेज दें, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें, ठीक है, अपोजिशन चेंबर में भेज दें, मेरे घर भेज दें, ठीक है। मैं 2 घंटे में जितनी गैस में इंक्रीज हुई है खत्म कर दूंगा। ओके, एक दफे साहब डॉक्टर साहब ऑफर कर रहे हैं कि मुझे हायर कर लें, मैं डॉलर ठीक कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि ये सब ठीक कर हमने 5 साल 1 पैसा गैस की कीमत नहीं बढ़ाई। राइट। आज आपका बिल आया ना विंटर में? यस। कितना आया है? Yes, let's not go there. जी, काफी मैंने सोशल मीडिया में दिखा दिया था। ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत 600 रुपए की गैस खरीदे और अपने अवाम को 1350 की बेचे। आपने जिक्र किया फिरदौस आशिक अमान साहब का, उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा एक्स्ट्रा लगा है बिल्स पर वो तमाम वापस लिया जाएगा और बैतुल माल में जमा करवाया जाएगा। अब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे होगा। वो बैतुल माल में नहीं जमा हो सकता, वो लोगों की मलकियत है, लोगों का पैसा है तो उनको वापस करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ गुड सजेशन। जो आपने जिक्र किया, आपने कहा कि गुलाम सरवर साहब के बारे में आप तो ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। गुलाम सरवर साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। मैं नहीं समझता था कि उनमें वो एक्सपीरियंस है कि ये मिनिस्ट्री चला सके। ओके, राइट। ये मैंने पहले भी कहा था, उनमें तजर्बा नहीं था। बहरहाल वो मिनिस्टर बना दिए गए। अब पता चला कि वो नहीं थे, अब दूसरी मिनिस्ट्री में है। पुराने सियासतदान है, मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं। ये अब वो एविएशन की वज़ीर है। You understand aviation? जी, मैं एविएशन को भी जानता हूँ। उसकी आपको लगता है कॉम्पिटेंसी? नहीं, देखिए, कॉम्पिटेंसी किसी में नहीं होती, सीखना पड़ता है।
ठीक है, पुराने सियासतदान है, मेहनत करेंगे तो यकीनन समझ जाएंगे। पूरी हुकूमत ही सीख रही है, वो भी सीख जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी सीख रहा है। लाइट नोट, आई शुड नॉट हैव लाफ्ड ऑन दैट, बट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की इंटरेस्टिंग बातें, दो बातें उन्होंने बड़ी अहम की। एक तो उन्होंने कहा तमाम के तमाम प्राइम मिनिस्टर बारिंग जमाली साहब इस वक्त ECL पर हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर ही बेल की तरफ जाऊंगा, उससे पहले नहीं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अब्बासी साहब, आई वांट टू मूव ऑन, आपका जो केस चल रहा है उससे आप डील कर लेंगे, लेकिन कुछ सवाल क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे फॉर्मेट। 6 इंक्वायरीज है नायब की, ये भी बता दूं आपको। ओके, 6 इंक्वायरीज हैं। जो गाड़ियां इस्तेमाल करने से लेकर हुकूमत की गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर क्यों इस्तेमाल करता था, ठीक है, इससे लेकर LNG प्रोक्योरमेंट तक हैं। ओके, सो कुछ सवालात जो कि अब तो नहीं अपनी पोजीशन पे गुलाम साहब, लेकिन उन्होंने आपसे कुछ उठाए थे। यू कैन क्विकली आंसर देन वी कैन मूव ऑन। कतर से मुआहदे में उन्होंने कुछ कहा, लेट्स वॉच क्या कहा। कतर से गैस LNG इंपोर्ट करने का मुआहदा किया है और उसमें कुछ ऐसी क्लॉजेस शामिल की हैं कि जिन्हें कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस कहा जाता था कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 15 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल बाद भी आप उसको देख नहीं सकेंगे। तो उस CNG के मुआहदे को बड़ा सीरियसली मिनिस्ट्री और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं और उस पे NAB और FIA भी इंक्वायरी कर रही है। कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस, इज दैट रॉन्ग? मैं हैरान हूं, मैं यकीन करें, मैं बहुत हैरान हूं इस बात सुन के हूं। एक मिनिस्टर ये बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि खान सरवर साहब कर सकते हैं तो उन्होंने कर दी है। वो फायर भी हो चुके हैं वैसे, बट यू सेइंग कि दिस इज ओके। कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस थे, कोई कॉन्फिडेंशियल क्लॉज नहीं था, कोई कॉन्फिडेंशियल क्लॉज नहीं है ही नहीं, कोई होते ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में हो नहीं सकते कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेस। ओके, कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ठीक कि आप उसको पब्लिक में राइट, आप जाके लोगों को देंगे नहीं कि ये लो ये लो ये ले लो। बट द कॉन्ट्रैक्ट इज not confidential. Of course it's not confidential. Okay, so which clause is he talking about? शायद कोई clause था जिस बात का पता ना हो, कोई लिख के कागज पे दे देता है, पढ़ देते हैं। आपसे नैब ने तो इस पे कोई सवाल नहीं किया? नहीं जी यार, कॉन्ट्रैक्ट नैब के पास है, हुकूमत के पास है, पढ़ ले उसको। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कॉन्फिडेंशियल क्लॉज के हवाले से? नैब को पता हो तो सवाल करेंगे ना। ओके, उनको पता नहीं, आपको शामिल कर लेते तो बेहतर होता। ओके, राइट। एक और बात उन्होंने LNG टर्मिनल का भी आपने जिक्र किया, क्या कहा गुलाम साहब ने? लेट्स वॉच दैट। फिर जो LNG टर्मिनल्स लगाए गए हैं पेट्रोलियम सेक्टर में, इससे बढ़ के और कोई ज्यादती नहीं हो सकती। ये दोनों डील्स जो हैं, बल्कि 3 डील्स हैं, 2 टर्मिनल्स की डील है और तीसरी इंपोर्ट डील है। ये फ्रस्ट्रेशन में की गई, बदनीति में की गई, हैपेजर्डली की गई, जिस तरह भी की गई, लेकिन ये फिगर्स सारी बताते हैं कि दुनिया में 44% रिटर्न कहीं नहीं है। ये 2 एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अंडर स्ट्रेस किया है। ओके, यू आर सेइंग कि पूरी दुनिया में इसके मुकाबले की प्राइस नहीं है। ही सेइंग कि इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। हैपेजर्डली लगाना या फ्रस्ट्रेशन में लगाना क्या होता है? Yeah, that's a fair question. ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, 44% रिटर्न क्या होता है? मैं अगर आपको ये साबित कर दूं कि ये दोनों टर्मिनल 0% रिटर्न पे लगे हैं। ओके, 0% रिटर्न पे लगे? 0% रिटर्न पे कैसे लगे? बिकॉज ये दोनों बगैर फाइनेंशियल क्लोज के लगे थे। ओके, राइट। सो ये गलत कह रहे हैं अभी? जी, ये भी गलत कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ रिटर्न क्या होता है। राइट, अगर मैं डेट से सारी चीज लगा देता हूँ तो रिटर्न तो इक्विटी हुई ना, 0 हो गया। ठीक है, राइट। ये जिस बात की समझ ना हो, ये रिटर्न ऑन इक्विटी बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं थे। हमने सिंपली कहा आप टर्मिनल लगाएं, हम LNG लाएंगे, आप रीगैसिफाई कर दें, ठीक है, आप क्या चार्ज करेंगे? राइट। गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं है, सब कुछ उनका है, ऑपरेशन हर चीज उनकी है। हम LNG लाएंगे, हमें गैस चाहिए, आप क्या चार्ज करेंगे? उन्होंने कहा जी हम 47 सेंट चार्ज करेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन जब LNG नहीं आ रही तो पैसे फिर भी दे रहे हैं। आपने थ्रूपुट तो गारंटी करनी होती है ना, तो हमने एक वॉल्यूम ऑफ थ्रूपुट गारंटी किया, कितनी हम करेंगे जो हमारी नीड थी। ठीक, हमें पता है कि हमने कितने जहाज खरीदे। उस नीड को जस्टिफाई करता है ये रोज का जो है। You must have calculated that. 6 शिप्स आने हैं, 600 MMCFD के टर्मिनल्स हैं, उसकी जो थ्रूपुट है हमने गारंटी करनी है। हमने शिप खरीदे हुए हैं, शिप्स आने हैं, राइट। तो वो जब गुजरेंगे तो उधर से
आपको क्योंकि पेमेंट इसी करनी है। में फिर रऊफ क्लासरा साहब ने भी इतराज किया, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट। ये दोनों एलएनजी एक्सपर्ट हैं, मिनिस्टर रऊफ क्लासरा साहब भी एलएनजी एक्सपर्ट हैं। उनका क्वेश्चन उनका ये था कि कराची की एक पार्टी को रोजाना $2,72,000 की अदायगी 15 बरस तक करने की डील दी, चाहे वो एलएनजी टर्मिनल एक माह भी इस्तेमाल ना हो। रोजाना 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में अदायगी की डील नहीं दी, डॉलर्स में अदायगी की डील दी। कंपनी पाकिस्तानी है लेकिन वो हमसे डॉलर्स क्यों ले रही है? क्योंकि खर्चे डॉलर्स में हैं। राइट। आपके जो सारे आईपीपी पावर प्लांट लगे हुए हैं, नदीम बाबर साहब का पावर प्लांट है, ठीक, वो रुपए में पैसे लेते हैं। ओके, बट दैट वाज अ क्वेश्चन। सो डॉलर्स ही में नहीं है, डॉलर्स में ही होता है, खर्चे डॉलर्स में है। ये $100 मिलियन के लगभग आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो शिप लाते हैं उसकी आपको पेमेंट करनी होती है, क्रू की पेमेंट होती है, ऑपरेशनल चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस होती है, ये मामूली चीज नहीं है। राइट। और उस सब को मिलाकर जो आप एलएनजी रीगैसिफाई करते हैं वो 47 सेंट पर MMBTU पड़ती है आपको। ठीक, एक और जो सवाल आजकल बार बार हो रहा है नदीम बाबर साहब के हवाले से, उनका मामले खुसूसी होना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? देखिए, मुझे इसके इल्म नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि नदीम बाबर साहब का पावर प्लांट है या था, वो कहते हैं नहीं है, मैंने पढ़ा है कहीं वो कहते हैं अब नहीं है। बहरहाल जहां तक मुझे नॉलेज है था, और वो पावर प्लांट डीजल पे चलता था। हमने उसको एलएनजी दी। ये 4 पावर प्लांट थे, उन्होंने बड़ी देर एलएनजी नहीं ली, मुख्तलिफ हीले बहाने वो 4 प्लांट्स करते रहे। बहरहाल वो एलएनजी पर आए। जब वो एलएनजी पर चलने शुरू हुए तो जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल था वो 2.5 गुना कम हो गया। ओके, यानी एलएनजी 2.5 से डीजल 2.5 गुना महंगा पड़ता था। ओके। ठीक है? अब वो अगर एलएनजी के कस्टमर हैं, और फिर ये भी अखबार में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने सुई नॉर्दर्न की पेमेंट्स करनी है उस पावर प्लांट ने, और ये नॉर्मली चलता रहता है ये मामला। तो बेहतर ये है कि नदीम बाबर साहब इस बात से दूर रहें। ये मेरी उनको मशवरा है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के करीब नहीं जाना चाहिए। जहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उस चीज के करीब नहीं जाना चाहिए। ये बात आप पहले भी एक दफा कह चुके हैं इन माय प्रोग्राम, इफ यू रिमेंबर। मैं कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। नदीम बाबर साहब मैं जानता हूं, मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां पर पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक वजीर को चार्ज दिया गया है, तो बेहतर है कि वही काम करें। राइट। आपने देखा होगा कि गवर्नर पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो वही गवर्नर पंजाब है जो आपके भी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं और रिजाइन किया था। उन्होंने कहा जो काम मैं PMLN की गवर्नमेंट में कर रहा था तब भी मैंने 2 करोड़ जमा कर लिए गवर्नर हाउस में बैठ के पानी के लिए। उस वक्त तो किसी ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की। आज भी मैं उसी गवर्नर हाउस में बैठ के एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूं और सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। सो ये PTI के लिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं होता है। क्या उन्होंने क्या किया मुझे इसका पता नहीं है। वो पानी के लिए, पानी फिल्ट्रेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, सो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि ये गवर्नर जमा कर रहा है। जी, वो कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में भी करता था, मैं ये अभी नहीं किया। वो पुराना धंधा है उनका। सर ही इज डूइंग इट फॉर चैरिटी। हमने उनको कोई ऐसा इल्जाम लगाया तो मादरत चाहते हैं। वो गवर्नर साहब पानी के लिए पैसे जमा करते रहे, अच्छी बात है। कुछ तो कर रहे हैं। You think ये भी अच्छा, चले छोड़ दो, उन्होंने क्या कहा आप बताएं। Is it conflict of interest that governor should be doing a charity work? गवर्नर की एक ड्यूटी है, काम है। राइट। जब आप वहां पर आते हैं इन पोजीशंस पर तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है। या अगर करना भी है तो लोगों को बताएं कि मैं ये काम कर रहा हूं। ये बात होती है ना। ठीक है। तो क्योंकि जब भी आप विजिबल होते हैं आपकी भी एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। कल हमारे सदर साहब जाकर वो एयरपोर्ट में सोए हुए थे। राइट। तो अच्छी बात है। ठीक। उसके बाद उन्होंने कुछ खर्चा कर दिया कवालियों पर, अब वो अच्छी बात नहीं है। राइट। लेकिन हो सकता है उनका राइट हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोहतात रहना चाहिए इन पोजीशंस पर। जब आप भी आप कोई काम करें, कोई एतराज करे या ना करे, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि कोई आप पर उंगली ना उठा सके। ओके, एक और जो आप पे उंगली उठी है, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन क्योंकि हमने बात की बिलों की, इस हवाले से क्या कहा गुलाम सरवर साहब ने? वो कह रहे हैं ये भी आपका कसूर है। लेट्स वॉच दैट। आखिरी साल जिसे कहते हैं ना प्री पोल रेक, आखिरी साल उन्होंने कंपनीज पे लोड डाला। 55 बिलियन का सुई गैस नेटवर्क अप्रूव किया PMLN गवर्नमेंट, और पंजाब में उन प्रोजेक्ट्स पे इलेक्शन ईयर में काम शुरू कर दिया। और
मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने इसको पंजाब को जानता हूँ, सारी ज़िंदगी पंजाब की पॉलिटिक्स की है। कम से कम 30 से 40 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो सिर्फ इस वजह से, गैस की वजह से वो जीते, PMLN जीती, और वो कंपनी पे भी बोझ डाला गया, कीमतें भी नहीं बढ़ाई गई। और इस वक्त दोनों कंपनीज SNGPL और SSGL दोनों 158 अरब रुपए की मकरूज थी। सर इल्जाम तो एक तरफ 30 से 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने जिता दी हैं PMLN को, पहले तो इस पे आपको मेरे ख्याल से मुबारकबाद दे दूं, वो करें 30 से 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज जीते इसी के आपको बहुत शुक्रिया। 30-40 नहीं, 70 जीते, 70 जीते इसी वजह से। चलिए इसको तो आप क्रेडिट कह सकते हैं, क्रेडिट ले लें। बट कब इनसे पूछ लें कि उमर अयूब साहब के हल्के में कितना काम हुआ है। ओके, इनसे पूछ लें कि अपने हल्के में कितना काम हुआ है। ये कंपनियों का काम होता है काम करना। हमने जब हम आए थे तो तकरीबन 40 लाख सारिफ थे सुई नॉर्दर्न के, हमने 20 लाख ऐड किए 5 साल में। राइट, जितना 10-10 साल में काम होता था हमने 2-2 साल में किया नई डेवलपमेंट का। लोगों को गैस दी, उसको बढ़ाया सिस्टम को, उस पर खर्चा आता है, कंपनियां चलती उस खर्चे पर है। कंपनियों को 17% रिटर्न एक्विटी की बात कर रहे थे ना, ये कंपनियां चलती है रिटर्न एक्विटी पे। ठीक है, वो जितने पैसे ज्यादा खर्च करती हैं इतना पैसा ज्यादा कमाती हैं। राइट, हमने उस मॉडल को इस्तेमाल करके कंपनियां बोरो कर रही थी 7-8% पे, रिटर्न आ रहा था 17% का गारंटीड कंज्यूमर से। एक पैसा हुकूमत का नहीं लगा, एक पैसे की सब्सिडी नहीं है, कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू मिनिस्टर, न्यू पेट्रोलियम मिनिस्टर? वो कौन है? उमर अयूब साहब अभी आपने नहीं, वो तो एडिशनल चार्ज में है ना, अभी तो नए वजीर को आएंगे। तो यू थिंक अभी वो ऐसी एड हॉक ये एडिशनल चार्ज का यही मकसद होता है। और ये दोनों मिनिस्ट्रीज इतनी बड़ी हैं कि जब तक आप, हमने तो काफी मसाइल हल कर दिए थे, अभी भी मसाइल हैं, तो फिलहाल 2 मिनिस्टर्स ही यहाँ आपको रखने पड़ेंगे। तो नदीम बाबर भी मामले खुसूसी हैं वहाँ पर, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया है, दिस इज नॉट इनफ, दे नीड अ फुल मिनिस्टर, यू आर सेइंग। जी, मिनिस्टर आपको चाहिए होगा, नदीम बाबर साहब को दे दें, एडवाइजर भी इंचार्ज हो सकता है मिनिस्ट्री का, फाइनेंस के इंचार्ज एडवाइजर ही हैं। कौन बेहतर है इनमें से आपके ख्याल से? सब बेहतर है जी, ये तो पूरे, ये तो सब लायक लोगों की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर नीचे तक सब लायक है। ओके, आप उनकी तारीफें कर रहे हैं? मैं तारीफें कर रहा हूँ माशाल्लाह। चलिए, आपने रिजल्ट देख लिया 8 महीने के। ऑन दिस हैप्पी नोट जहाँ पे खाका नबासी साहब तारीफ करें PTI के, वी विल टेक अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे मेहमान खुसूसी हैं। अब्बासी साहब, ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से एप्लीकेशन आई है मुल्क से बाहर इलाज जाने के लिए। आपने जो हमारे प्रोग्राम में लास्ट टाइम इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी, हम चाहते हैं वो पहले देख लें। लेट्स वॉच दैट। नवाज शरीफ साहब ने कभी इलाज से इनकार नहीं किया। उन्होंने कभी बाहर जाने की ख्वाहिश नहीं की। बीमार थे, बीमारी यहाँ है, उसका इलाज होना चाहिए था, और 6 हफ्ते गुजार दिए गए, इलाज ना हुआ। अब बात सिर्फ इतनी है कि उनके इलाज की ज़रूरत है, उसमें अदालत ने कुछ टाइम दिया है। राइट, और अगर इस मुद्दत के ख़त्म होने पर इलाज हो रहा हो या मज़ीद इलाज की ज़रूरत हो, तो मैं नहीं समझता कोई भी अदालत रोकेगी। बेसिकली PMLN विल गो फॉर एन अपील इसके बाद। PMLN नहीं जाती जी, ये जो पेशेंट है वो जाएगा, नवाज शरीफ साहब जाएंगे अगर ज़रूरत हुई तो। ये तो आपने हमें कहा था कि जरूरत हुई तो जाएंगे अपील में, लेकिन आपने कहा था मुल्क से बाहर जाने के लिए नहीं कहा। मैंने ये नहीं, बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा, आज भी नहीं कहा। अब तो यही कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा। डॉक्टर्स की रिपोर्ट देख लें आप, वो पिटीशन देख लें, वो नवाज शरीफ साहब की पिटीशन नहीं है कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। और ये बात चीफ जस्टिस साहब ने भी लास्ट टाइम रखी थी अदालत में, कि डॉक्टर्स रिलक्टेंट हैं ऐसे हाई प्रोफाइल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। राइट, अब्बास साहब अल्लाह ताला उनको बहुत से दे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये जो साथ साथ खुद ही गवर्नमेंट भी कहती रही, लोग भी कहते रहे कि NRO हो रहा है, बातचीत हो रही है, इफ ही विल गो अब्रॉड तो लोग ये कहेंगे तो जरूर कि कोई डील हुई है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग उसको एसोसिएट करते हैं कि जो पहले तनकीद होती थी वो अब नहीं हो रही सर्टन क्वार्टर्स के ऊपर। सो कोई इससे एक छहमगोइयों को तकवीयत मिलेगी कि कोई डील हुई है। देखिए, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने से नहीं दिया, जब से वो जेल में है, न दे सकते हैं।
डील की गुंजाइश नहीं है। डील किस बात पर होती है? हमने कोई डाका डाला है कि हम डील करेंगे? डील किससे करेंगे? एनआरओ कौन दे सकता है? जिन्होंने पहले दिया था नहीं, एनआरओ मुशर्रफ देता था, जो एक गासिब था, एक आमिर था, जो डाका मार के हुकूमत पर आया था, उसके बाद इख्तियारात थे। किसको दिया था? आप लोगों को दिया था? नहीं, हमें नहीं दिया था, मैं माजरत चाहता हूं, हमें नहीं दिया था। एनआरओ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, एनआरओ वो दिया था, और लेकिन एक डील उसको सैंक्टिफाई किया गया था। ठीक, नून, मुझे भी एनआरओ ऑफर, मेरे भी केसेस थे, मुझे एनआरओ ऑफर हुआ, मैं कहा नहीं, मैं कहा केस चलाएं। राइट, ये उन्होंने गुंजाइश पैदा की थी कानून में। पाकिस्तान के कानून में कोई एनआरओ की गुंजाइश नहीं है। ठीक, सो एनआरओ, इमरान खान साहब अपने एनआरओ को समझे कि बात क्या कर रहे हैं। हमें अगर उनके पास एनआरओ का इख्तियार भी हो ना, ठीक, तो ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना उनके पास इख्तियार है। भूल जाए एनआरओ को, ये झूठ बोलना छोड़ दें। इस हुकूमत की सबसे बड़ी मसला ये है कि इतना झूठ बोलते हैं कि इनको अपने झूठ में यकीन होना शुरू हो गया। हामिद मीर साहब, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वेरी रिस्पेक्टेड, उनकी वो भी यही कह रहे हैं। इफ यू आई कैन प्ले दैट क्लिप फॉर यू। आप बेशक प्ले कर लें। हामिद मीर साहब मुझे बुला लें अपने टीवी प्रोग्राम में, मैं जवाब दे दूंगा उनको। यू वांट टू सी एनआरओ? मुझे नहीं पता, देखें यहाँ हर आदमी बातें करता है। एनआरओ क्या है होता है, मुझे ये बता दें। राइट, उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान से राब्ता करके लोग नरमी की दरख्वास्त कर रहे हैं, पीएमएलएन के लोग, पीपल्स पार्टी के। किसी आदमी का नाम बता दें, वो बता ही ना दें कहीं से, बता दें ना। यू सेइंग कि बता दें, बिल्कुल बताएं। हामिद मीर साहब, हमें पता चले कि इमरान खान साहब को किसने पहले भी कह चुके। हाउ कैन यू बी सो श्योर? अब्बासी साहब, आप नहीं कह रहे होंगे, हो सकता है आपके साथी कह रहे हो, कोई और कह रहा हो। बता देना मुझे, जो एनआरओ इमरान खान से मांगे वो मेरा साथी नहीं है, इवन इफ इट्स योर लीडरशिप, जो भी हो। राइट, ये चीज काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान के पास ना इख्तियार है, ना एनआरओ मांगने की जरूरत है। हमने कोई जुर्म नहीं किया। बट व्हेन यू से खान साहब के पास इख्तियार नहीं है, व्हाट डू यू, क्या इंप्लाई? एनआरओ क्या होता है? एनआरओ क्या है कि मैंने जुर्म किया है, हुकूमत मुझे प्रोसिक्यूट कर रही है और मुझे माफी दे दी जाए, ये एनआरओ है। यही है। मैं क्विड प्रो को भी होता है, माफी उसकी हुकूमत भी लेती है। यानी पीपल्स पार्टी से ये था जी आप मुशर्रफ की मुखालफत नहीं करेंगे, ये डील थी। राइट, ठीक है। अब इमरान खान साहब के पास कानूनी ये इख्तियार है ही नहीं किसी की जुर्म को माफ कर सकें। ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता। ठीक, तो फिर क्या करेंगे वो? लेकिन आप तो कहते हैं ना, जिस आदमी के पास इख्तियार ना हो उसके पास जाने का फायदा क्या? अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर आपको करना हो एनआरओ, तो किसके साथ करेंगे? हम एनआरओ नहीं करते। अगर हाइपोथेटिकली कभी भी, और आपने कहा अगर कोई एनआरओ कर रहा है तो मेरा साथी है। जुर्म किया हो, हमने कोई जुर्म नहीं किया। एंड यू आर सेइंग कि हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हमने इस मुल्क को तरक्की दी, वो भुगतने के लिए हम तैयार हैं, हम भुगत लेंगे।